साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 100 BNS को, जो कि डील विद करता है विद कल्पेबल होमिसाइड। क्लियर है? जिसका शाब्दिक हिंदी अर्थ क्या है? आपराधिक मानववध। हत्या नहीं है, ये मानववध है। अब इंग्लिश की परिभाषा और जो हिंदी की परिभाषा है हमको साथ साथ जो है मिलाकर पढ़नी पड़ेगी, ताकि हमें कन्फ्यूजन जो है कहीं भी ना रहे। पहला फ्रेज क्या है इसका? हु एवर। पहला एलिमेंट क्या है? हु एवर, जो कोई भी, मतलब मेल हो या फीमेल हो, दोनों पर जो ये सेक्शन है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है। दूसरा है कॉजेज डेथ, जो मृत्यु कारित करने की नीयत से, कॉजेज डेथ बाय डूइंग एनी एक्ट, जो मृत्यु कारित करने की नीयत से कोई कार्य करता है। दूसरा है मृत्यु कारित करने की नीयत से कोई बॉडीली इंजरी कारित करता है जिससे डेथ हो ही जाएगी, या वो बॉडीली इंजरी जो है कारण डेथ का बन जाएगी, या नोइंगली ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे मृत्यु हो जाएगी, तो वो व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड के लिए जिम्मेदार होगा, जिसको हम कहते हैं मानववध। तो कुल मिला के ये जो सेक्शन है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहली बात तो कॉजिंग डेथ बाय हैविंग इल इंटेंशन, दूसरा है कॉजिंग बॉडीली इंजरी बाय हैविंग सच इंटेंशन टू कॉज डेथ, और तीसरा है कि ऐसी नॉलेज से काम करना कि जिस परिप्रेक्ष्य में डेथ जो है वहाँ पर हो जाए। साथियों यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर ए कि का जो है एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभवतः हर स्थिति में मृत्यु कारित हो जाए। कि एक गड्ढा है, उस पर घास को बिछा दिया कि जो कोई भी आएगा और जब इस गड्ढे की से पार होगा तो उसको क्या भ्रम होगा कि इस पर जो है जो घास है वो बेसिकली सरफेस पर है, तो इस भ्रम में वो इस एरिया से जब पार करेगा तो वो उस गड्ढे में गिरकर जो है या तो घायल हो जाएगा गंभीर रूप से, या उसकी मृत्यु भी जो है कारित हो सकती है। और यह विश्वास करते हुए कि भूमि सुदृढ़ है, मीन्स भूमि जो है बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई भी जो है गड्ढा नहीं है, उस पर कोई व्यक्ति चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। तो यहाँ पर भले ही उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, बट उसने ऐसी इंटेंशन रखते हुए ये वर्कआउट जो किया है, वहाँ पर किसी की मृत्यु कारित हो सकती है, इसकी संभावना है, और वो संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वो दोषी होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है कि ए नोज दैट टू बी बिहाइंड अ बुश, कि ए जानता है कि ये जो झाड़ियाँ हैं इसके पीछे जेड है, और बी को जो है इस बात की जानकारी नहीं है। ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंगली इट टू बी लाइकली टू कॉज जेड दैट इंड्यूसेस बी टू फायर एट द कंसेंट बुश, कि वो कंसेंट जेड की मृत्यु कारित करने के लिए बी को जो है उकसाता है, ये मानते हुए कि झाड़ी के पीछे जो है जेड है, और बी को जो है इस बात की नॉलेज नहीं है कि पीछे जो है जेड है, और बी जो है वो फायर करता है और अल्टीमेटली जेड की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर बी जो है वो गिल्टी किसी ऑफेंस का नहीं है। यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है लिख दी गई है, क्योंकि ये एक्सेप्शन से कवर करती हुई बात आ रही है। पर ए जो है गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड का, क्योंकि बी ने जो है काम किया है गुड फेथ में। पर हालांकि ये एग्जाम्पल मुझे गलत इसलिए लिखता है क्योंकि बी जो है जो काम कर रहा है वो अपने आप में गलत है। भाई अगर आप गोली चला रहे हो और गोली चलाते हुए आपको ये मालूम है कि झाड़ी के पीछे कौन है, तो उसकी मृत्यु अगर आप कारित कर रहे हो तो वहाँ पर जिम्मेदारी आपकी बनती है। बट अगर हम इस एग्जाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि इनकी बात भी रह जाए कि बुश के पीछे जो है कोई भी नहीं है, ऐसा विश्वास दिलाते हुए वो कंपेल करता है बी को फायर करने के लिए, तब जाके बी जो है बच पाएगा। बट इन प्रैक्टिकल अगर बी ने फायर किया और पीछे कोई मानव था, उसकी मृत्यु हो गई, तो बी वहाँ नहीं बच पाएगा। तो इस बात को जो है विशेषता ध्यान में रखिएगा। A by shooting at a fowl with intent to kill and still it kills B, कि A जो है पक्षी को या किसी मुर्गे को जो है मारना चाहता है, पर निशाना लग गया B के ऊपर, B मारा गया। तो A की भले ही यहाँ पर कोई इंटेंट नहीं हो, पर उसका जो एक्ट है वो अनलॉफुल है, तो उस स्नैरियो में इंटेंशन ना होते हुए भी वो जो है जिम्मेदार होगा। क्लियर है? क्योंकि उसने ऑफेंस जो है कमिट किया है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ें जो ग पार्ट में दिया गया, तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ इसमें कि A by shooting at a fowl with intent to kill and still it kills B who is behind a bush, A not knowing that there was B behind the bush although A was not doing an unlawful act, कि यहाँ पर A ने जो है unlawful act किया है, बट वो गिल्टी नहीं होगा culpable homicide का, as he did not intend to kill B or to cause death by doing any act that he know was like to cause death of B। अब जरा सोचो महान बुद्धि लोगों कि अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दोगे तो फिर तो हर कोई लड़ेगा माना कि साहब वो तो झाड़े के पीछे कोई छुप गया था, हमें क्या पता। आपको झाड़े के पीछे बैठा के हग रहा है, ये डिफेंस ले लिया आपके वकील ने और उसको गोली मार दी और मर गया अल्टीमेटली। तो ये कोई डिफेंस चलने वाले हैं कि मतलब कितने मूर्खता वाली बातें लिखी हुई है। भाई आपने गोली चलाई, कोई मारा गया तो अल्टीमेटली आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, बस छोटी सी बात ही है।
अब उस पर जो कंसर्न गवाह है, चाहे वो आई विटनेस है, चाहे वो कंसर्न दूसरे विटनेस है, उस पर जिरह करनी है, विरोधाभास आएगा, डाउट क्रिएट होगा तो ही बच पाओगे, अदरवाइज बच नहीं पाओगे। ये बहुत दिमाग में सेट कर देना। तो ये जो झाड़ी वाले एग्जाम्पल है ना, ये सब बेकार एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल चलने वाले नहीं है। अब मान लो किसी को आपने गोली मार दी, मर कोई और गया, आपका वकील डिफेंस चला कि साहब वो झाड़ी में था इसलिए मैंने गोली चला दी इसलिए मारा गया, तो ये डिफेंस प्रैक्टिकली फिजिबल है क्या? आंसर इज नो। तो इसलिए बहुत मोटी सी बात है, पार्लियामेंट लिखती बहुत चीज़ें हैं, पर अपनी बुद्धि लगा लेना। और बुद्धि मता की स्थिति वही है कि आप यदि किसी को कोई हिट कर रहे हो, कोई इंजरी हो गई या कॉन्सिक्वेंट डेथ उसकी हो गई है, तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी। कुल मिला के कल्पेबल होमिसाइड क्या है? खेल है, उसमें आप मारना चाहते हो बट ए को नहीं बी को, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? और मर ए गया तो वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड जो है लागू हो जाएगा। बस ये है मोटा मोटा फॉर्मूला। यहाँ पर दे रखा स्पष्टीकरण, अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडीली इन्फर्मिटी एंड देयर बाय एक्सेलरेट द कॉज ऑफ डेथ शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज डेथ। पर उसको मालूम है कि उसको कोई बीमारी है और बीमारी जिसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, उस कॉज को उसने कर दिया एक्सेलरेट, और ऐसा जानते बूझते उसने बॉडीली इंजरी कारित कर दी, तो वहाँ पर वो डेथ के लिए जिम्मेदार होगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए जिम्मेदार होगा। ये तो पहले भी था। उदाहरण के लिए यहाँ हम क्या लेंगे कि ए जानता है कि बी जो है हार्ट का पेशेंट है, तो ए जो है उसको सिर्फ चाटा मारता है, उसका सिर्फ नियत है कि इसको सिंपल इंजरी कॉज करेंगे, बट बी इतना घबरा रहता है कि उसकी मृत्यु कर जाती है हार्ट अटैक से। तो यहाँ पर ए की जिम्मेदारी क्या बनेगी? डेथ की, ना कि कल्पेबल होमिसाइड की। यदि ऐसे फैक्ट्स रिकॉर्ड पर है कि ए की बात में ये जानकारी है या ये बात जो है ए के संज्ञान में है कि कंसर्न जो बी है उसको गंभीर हृदय रोग है और डॉक्टर ने उसको त्रास के लिए मना किया है, त्रास देने से उसकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा है स्पष्टीकरण नंबर 2, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, डेथ जो है बॉडीली इंजरी से, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ ऑल्दो बाय रिस्टोरिंग टू प्रॉपर रेमेडी एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है अपने लिए एग्जाम्पल है। स्पष्टीकरण नंबर 2, यहाँ पर क्या स्थिति है कि जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है और जिस व्यक्ति ने शारीरिक क्षति कारित की गई है उससे मृत्यु कारित करी है, ये समझा जाएगा यद्यपि उचित उपचार व कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से मृत्यु रोकी जा सकती थी। अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी बेकार सी बात यहाँ पर लगती है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये प्रैक्टिकल लागू होता ही नहीं है। अब इसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सेक्शन जो है डॉक्टर पर लागू हो गया, जबकि डॉक्टर द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट और नेग्लिजेंस के लिए अलग से सेक्शन है, तो ये सेक्शन जो है क्यों लागू हो जाएगा? तो कुल मिला के ये सेक्शन कब लागू होगा? जब ब्लंडर मिस्टेक है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहा है और स्किलफुल मैनर में जो है वो ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको प्रॉपर जो है रेमेडीज दे रहा है, तो वहाँ पर वो डेथ को रोक सकता था, पर उसने वो स्किलफुल ट्रीटमेंट नहीं दिया, जो आवश्यक था प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो जो कॉज ऑफ डेथ था उसको उसने कर दिया एक्सेलरेट। तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी जो है कानूनन बन जाएगी, ऐसा लिखा गया है। पर ये जिम्मेदारी क्या बनेगी? डेथ की, ना कि कल्पेबल होमिसाइड की। बस मोटी मोटी बात ये। तीसरा है स्पेशलिस्ट नंबर 3, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर वॉम, की मदर की वॉम में कोई बच्चा है तो उसकी डेथ कॉज कर दी, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ये मर्डर होगा। बट एक बात जो है आपको समझनी है, बट इट में अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज़ बिन ब्रॉट फॉर्थ ऑल्दो द चाइल्ड में नॉट हैव बिन ब्रीथेड और बीन कम्प्लीटली बॉर्न। तो कुल मिला के कोई बच्चा जो है माँ के पेट में है और आपने उसकी मृत्यु कारित कर दी है, तो ये डेथ है, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये एग्जांपल्स कुछ काम नहीं आते, ना स्पेशल काम आएंगे। केवल आपको अगर केस को लेके चलना है कल्पेबल होमिसाइड में, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि आपकी इंटेंशन नहीं है नोइंगली ऐसा एक्ट है, बस ये समझना है बात को आपको, नोइंगली। तो इंटेंशन एक आवश्यक एलिमेंट नहीं है, नोइंगली जो है आवश्यक एलिमेंट है, और इंटेंशन भी है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी है तो ही स्थिति बनेगी कल्पेबल होमिसाइड की, अदरवाइज पुलिस बुक कर देगी मर्डर में आपको। जो पहले था 302 IPC, अब हो गया 101 BNS। क्लियर हो गया आपको? तो नटशेल में हम सार के लेंगे कि 101 की जगह 100 BNS कब लागू होगा? कि जब कोई मृत्यु है और मृत्यु नोइंगली इस तरह से कारित की गई है कि कोई ऐसा एक्ट होगा जिससे हर स्थिति परिस्थिति में मृत्यु कारित हो जाए, वहाँ वो कंसर्न व्यक्ति जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए जिम्मेदार होगा। एग्जाम्पल हम वापस से लेते हैं कि ए जो है मृत्यु कारित करना चाहता है, बी की उसने पूरा प्लानिंग बना लिया और उसने एक जहर से भरा हुआ जो है गिलास जो है बिल्कुल तैयार कर लिया और टेबल पर रख दिया। सी आता है और उस गिलास को जो है पी लेता है। उसकी इंटेंशन नहीं है मारने की सी को, बट उसने ऐसा एक्ट किया है जैसे हर परिस्थिति में जो है सी की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पर जो है कंसर्न ए जो है वो जिम्मेदार, भले ही मर्डर के लिए नहीं होगा पर वो जिम्मेदार किसके लिए होगा?
कल्पेबल होमिसाइड के लिए, पर अगर वो जहर भरा ग्लास जो है बी पी लेगा तो वहाँ पर इंटेंशन टू किल किसके लिए है, बी के लिए, तो वो जिम्मेदार डेथ के लिए होगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, बेसिक एग्जांपल है, इसको समझना होगा और इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ऐड करना होगा। क्लियर हो गया? तो साथियों का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।